अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी की असल शक्ल पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा जीएसटी वो मासी मनसूबाबंदी या फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड थी, लेकिन मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी। अब हमको क्या पढ़ना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की जाती है, यानी कि बचत या मासी मनसूबाबंदी किस तरह से की जाती है। ये हर एक इंसान की ज़रूरत है। बचत हमने पिछली जमात यानी नवीं जमात में बचत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो बचत जो है बहुत सारे तरीके से की जाती है। बचत करना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है और मुस्तकबिल में ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बचत की जाती है। और बचत के बहुत सारे तरीके आपको 9th में बताए गए थे। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे बचत के तरीके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है शेयर्स, दूसरा है मुख्तलिफ़ किस्म के बीमे, तीसरा मुस्तकबिल के लिए वजीफ़ा, मियादी डिपॉजिट, रिकरिंग खाता। फिर उसके बाद सरमायाकारी के दूसरे और रास्ते दिए गए हैं, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गैर मुतवाली जायदाद, जेवरात। बहुत सारी शक्ल में लोग पैसे को जमा करते हैं। कैसे, किस तरह से, देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट बताएगा जेवरात, यानी बहुत सारे लोग पैसे को जेवरात यानी सोना चांदी की शक्ल में ख़रीद करके रखे रहते हैं। और बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं। और बचत के ये सारे बहुत सारे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर हमको अगर डिटेल जानना है इन तमाम चीज़ों की, तो उसके लिए आप इस हर एक की वेबसाइट पर जा कर के डिटेल में जान सकते हैं किस तरह से इसमें बचत की जाती है और किस तरह से फ़ायदा होता है। बचत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ये सुन लीजिए कि कौन सी स्कीम में सबसे अच्छी बचत है। ऐसा नहीं है, कोई स्कीम बहुत अच्छी है, आज कल वो स्कीम ख़राब हो जाएगी, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई भी पैसा लगाना हो तो बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमको 10वीं जमात में शेयर्स और म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना है डिटेल से। और एक चीज़ और पढ़ना है, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने की बचत के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमको पूरी तरह से मुफस्सल तरीके से यानी कि डिटेल में क्या पढ़ना है, शेयर्स के बारे में पढ़ना है। शेयर्स कोई नई चीज़ नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा। ये सब एक चेन होती है, इसके बारे में मालूमात हासिल की जाएगी। शेयर क्या होता है, आइए देखते हैं। शेयर के बारे में थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें, हिस्ट्री जानते हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर क्यों वजूद में आया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो शेयर जो है, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं। तो कुछ लोगों की इनफरादी दुकान होती है, कुछ लोग पार्टनरशिप में 1 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर के पार्टनर करते हैं, से दुकान चालू करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक आदमी के पास पूरा पैसा नहीं है तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर के उसमें सरमायाकारी करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं और दुकान या कोई छोटा बिजनेस चालू करते हैं, छोटी कंपनी चालू करते हैं। तो इसमें सबके लिए सहूलियत हो जाती है कि एक आदमी उस पूरे पैसे के बोझ को नहीं उठा पाता और उसमें 2 लोग 3 लोग शराकतदार हो जाते हैं या 4 लोग शराकतदार हो जाते हैं। इसी शराकत को आगे चल कर के छोटी छोटी दुकानों में ऐसा होता है। लेकिन जब हमको बड़ी सनत या फैक्ट्री या कंपनी लगानी होती है तो उसके लिए छोटे यानी कम सरमाया की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है। तो इस सरमाए को, इस रकम को हासिल करने के लिए समाज से यानी मुल्क के तमाम लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि आप इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में पैसा लगाइए। उस कंपनी
जो पैसा लगाई जाती है जिस कंपनी में, उसको आज की ज़बान में शेयर कहते हैं। शेयर की शक्ल में उसमें पैसे लगाए जाते हैं। शेयर्स जो है अपने इंडिया में 1956 में कानून के तौर पर अमल में आया। ये कानून बनाया गया कि कोई भी कंपनी शेयर्स बेच करके यानी शेयर्स की शक्ल में अपनी बुनियाद रख सकता है। और जो भी ये ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आदमी, कुछ लोग मिल कर के कंपनी चालू करना है कि इस तरह की हमको फैक्ट्री लगाना है, तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सरमाया की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब तय कर लिया जाता है। और जो सबसे मेन आदमी होता है उसको अनायतकार कहते हैं या प्रोमोटर कहते हैं। जो सबसे मेन होता है वो प्रोमोटर होता है। और ये ज़रूरी है कि कोई कंपनी चालू करने के लिए जो मेन आदमी होता है उसको 50% उसमें हिस्सेदारी ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद वो जो ये कंपनी जो बनती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। यानी कि ये जो शेयर मार्केट की जो शेयर्स लगा करके पैसे दे करके जो कंपनी बनती है, ये प्राइवेट कंपनी रहती है, इसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। अब पब्लिक कंपनी जो होती है कैसे बनती है? अब सरमायाकारी जो होती है, पैसे को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? पैसे को जमा करने के लिए एक स्कीम बनाई जाती है। सारे कितना पैसा इस कंपनी को में लगेगा, इसकी बात तय की जाती है और पूरे पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। किसमें? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। वो पार्ट्स 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये वगैरह की शक्ल में बांटे जाते हैं। इस एक हिस्से को एक शेयर कहा जाता है। यानी शेयर की कीमत, उसके एक हिस्से की कीमत एक शेयर की कीमत कहलाती है, वो शेयर कहलाता है। और ये शेयर्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। शेयर्स का मतलब होता है कि सबसे छोटी रकम जो कंपनी में लगाई जाती है उसका सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसको एक शेयर कहते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी जो होती है शेयर्स पर डिपेंड होती है, यानी उसमें करोड़ों शेयर, लाखों शेयर होते हैं और उसमें हिस्सेदार लोग होते हैं। यानी कि एक आदमी शेयर नहीं लगाता है, मेन जो रहता है वो 50% शेयर लगाता है, यानी कि 50 पैसा लगाता है, अपना लगाता है, खुद की रकम लगाता है। और बाकी जो है वो आवाम से, समाज से या मुल्क के दीगर शहरी से हिस्सेदारी की शक्ल में, यानी हिस्सादार या शेयर रखने वाला, शेयर होल्डर, उस कंपनी में 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 1000 लाख शेयर खरीद करके उस कंपनी में शेयर शराकतदार बनता है, यानी हिस्सेदार बनता है या शेयर होल्डर बनता है। जब शेयर की बुनियाद रखी जाती है, मतलब किसी कंपनी की बुनियाद रखने के बाद फिर उसके तमाम अखराजात और पूरे उसके शेयर्स बना करके उसको एक्सचेंज मार्केट जो होती है उसमें ले आया जाता है, उसमें उसको बेचा जाता है, यानी शेयर को बेचा जाता है। अब शेयर कैसे बेचा जाता है? हर शेयर की कीमत रखी जाती है, तय की जाती है। शेयर्स की जो सबसे छोटी कीमत होती है वो ऐसा नहीं होता कि कोई भी शेयर बना सकता है और कोई नहीं, ये रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कंपनी को, पूरी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है और उसके लिए प्रिंटेड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बनता है। उस पर एक शेयर की कीमत छपी हुई होती है और जो जितना शेयर खरीदता है उसके सर्टिफिकेट पर उसके शेयर की तादाद लिखी हुई होती है। और ये ऐसे नहीं कोई भी खरीद सकता है, ऐसे नहीं, उसके लिए दलाल तय किए जाते हैं, ब्रोकर्स तैयार किए जाते हैं, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी उसको बेच दे, कोई ख़रीद ले, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, खरीदने वाले का, बेचने वाले का और बेचवाने वाले का, यानी खरीदवाने वाले का या बेचवाने वाले का जो बीच में होता है उसको ब्रोकर कहते हैं या दलाल कहते हैं। दलाल कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कोई भी सामान अगर आपका बेचना है तो किसी से कह दीजिए कि यह सामान हमारा बेचवा दीजिए और इतने से जो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा वो हम आपको दे देंगे, या इतना पैसा हम दे देंगे आपको बेचवाने पर। और उसी आदमी से अगर जो बेचवा रहा है उसी से दूसरा आदमी मिल जाए कि हमको ऐसा सामान चाहिए या ये चीज़ चाहिए, तो हमको अगर आप दिलवा दीजिए तो हम आपको इतनी रकम देंगे, वो दलाली कहलाती है। लेकिन दलाली अब ये नहीं, इसमें फ़िक्स है। यहाँ पर शेयर मार्केट में जो दलाली होती है वो फ़िक्स होती है कि इतना ही % दलाली दी जाएगी, चाहे आप बेचोगे या बेचवाओगे या ख़रीदोगे या ख़रीदवाओगे, तो वो सब दलाली फ़िक्स है कि इतना ही दलाली देना है।
वो बाद में भी बताया जाएगा कितनी दलाली देनी पड़ती है। तो शेयर्स जो होते हैं उसको मार्केट में ले आया जाता है। जब मार्केट में जब उसकी वैल्यू तय की जाती है तो सबसे पहले जब उसकी कीमत तय की जाती है तो उसको छपी हुई कीमत, यानी कि जो छपी हुई कीमत रहती है, शेयर्स की छपी हुई कीमत, इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं, FV। जो कंपनी बनाते वक्त यानी कि जब बुनियाद रखी जाती है उस वक्त जब उसका मसौदा तैयार किया जाता है तब उसकी जो कीमत तय की जाती है उसको फेस वैल्यू या शेयर की छपी हुई कीमत कहते हैं। ये जिस वक्त कंपनी की बुनियाद रखी जाती है वो जब वो तय किया जाता है उसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद आता है बाजार भाव। शेयर्स का बाजार भाव जो होता है, शेयर्स की बाजारी कीमत, बाजारी कीमत या बाजार भाव कहा जाता है। इसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। जब शेयर एक खुल करके स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है, यानी कि एक इसकी बाजार है स्टॉक एक्सचेंज शेयर की, उसमें जब आ जाता है तब वो बिकना शुरू हो जाता है। यानी कि उस वक्त मार्केट वैल्यू जो उसकी रहती है, जो बाज़ार में उसकी कीमत कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, जैसे कोई सामान शुरू में सस्ता मिलता है या शुरू में महंगा मिलता है, कुछ दिनों के बाद उसकी कीमत या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। घटती बढ़ती क्यों है? डिमांड के ऊपर होती है कि अगर उसकी मांग ज़्यादा हो गई तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर मांग कम है तो उसकी कीमत में कमी आ जाती है, यानी उसकी कीमत में तनज़्ज़ुल आ जाता है, जवाल आ जाता है। तो ये बाज़ार, जब कोई शेयर ख़रीदा जाता है तो बाज़ार भाव से ख़रीदा जाता है। फिर उसके बाद आता है एक कंपनी कायम की जाती है। अब कंपनी को शेयर मार्केट में की मांग के ऊपर उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है या गिरावट हो रही है। आप शेयर मार्केट कभी अगर गए होंगे बॉम्बे की तरफ, मेन मुंबई में, तो शेयर मार्केट एक जहाँ पर है वहाँ पर स्टाइल वो क्या नाम है, पूरी स्क्रीन पर हर शेयर की कीमत घटती हुई और बढ़ती हुई बताई रहती है। उसको इस निशान से बनाया जाता है। अगर किसी शेयर की कीमत में उछाल आता है तो उसको हरे इंडेक्स से बताया जाता है कि इसमें इसकी कीमत बढ़ गई है, और अगर उसमें गिरावट आती है तो उसे लाल निशान बना करके बताया जाता है कि इसकी कीमत में गिरावट आई है। और इसकी गिरावट जो है उसको इंडेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स तय करता है कि आज इस शेयर में कितनी गिरावट हुई और कितना इजाफा हुआ, उसके बारे में बताया जाता है। कोई भी शख्स मार्केट में या शेयर बाज़ार में पैसा इसलिए नहीं लगाता है कि उसका पैसा इस्तेमाल हो, वो इसलिए लगाता है कि हमको मुनाफा मिले। तो हर साल मालियाती साल तय किया जाता है शेयर मार्केट का कि इस मालियाती यहाँ से लेकर के यहाँ तक मालियाती साल है। जिस तरह से अपने इंडिया का चलता है 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है मालियाती साल। इसी तरह से शेयर मार्केट का भी मालियाती साल होता है। वो साल के आखिर में मुनाफा तय करता है, डिविडेंड कहते हैं उसको, कि कितना इस शेयर मार्केट में नफ़ा हुआ, उसको डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड जो होता है या मुनाफा जो होता है, कभी भी शेयर की छपी हुई कीमत पर मिलता है। यानी कि शेयर बाज़ार में कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इससे आपको किस पर मिलेगा? आप कितने भी रेट में ख़रीदे हों, किस भी बाज़ारी कीमत पे ख़रीदे हों, ज़्यादा कीमत पे ख़रीदे हों या कम कीमत पे ख़रीदे हों, लेकिन जो उस पर मुनाफा मिलेगा या नुकसान मिलेगा साल के आखिर में वो छपी हुई कीमत पर मिलेगा। ये आपको सवाल हल करते वक्त हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको मुनाफा या डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा, उसमें मालूम करना होगा, तो हमेशा उसमें फेस वैल्यू यानी कि दर्शनी कीमत ही को लेकर के उसमें तय किया जाएगा। यानी उसका कैलकुलेशन दर्शनी कीमत से ही किया जाएगा। बाज़ार भाव कुछ भी रहे उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन
जो उस पर नफ़ा या नुकसान तय किया जाता है वो मार्केट वैल्यू पर नहीं तय किया जाता है, वो फेस वैल्यू पर तय किया जाता है, यानी कि दर्शनी कीमत पर तय किया जाता है। तो इस बात का सवाल में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविडेंड जो मिलेगा या नुकसान जो होगा वो कहाँ किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू या छपी हुई कीमत पर ही मिलेगा। ये बात एकदम जहन में बैठा लेना है। कभी भी शेयर्स मार्केट में घाटा या नुकसान या फ़ायदा जो भी होता है वो किस पर मिलता है, फेस वैल्यू यानी शेयर की छपी हुई कीमत पर ही मिलता है। तो छपी हुई कीमत कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उससे हमको मतलब नहीं है। जिस वक्त हमने शेयर ख़रीदा है वो बात तय करेगी कि आपकी छपी हुई कीमत कम है या छपी हुई कीमत ज़्यादा है, वो आपके ख़रीदने के ऊपर है। तो लेकिन मुनाफा या नुकसान जो मिलेगा आपको कब किस पर मिलेगा, छपी हुई कीमत पर ही मिलेगा, फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। यहाँ पर आपकी किताब में मज़ीद मालूमात में थोड़ी सी बात दी गई है। मुंबई शेयर बाज़ार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कौमी शेयर्स बाज़ार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो बड़े शेयर्स बाज़ार हैं, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया के सबसे बड़े शेयर बाज़ार हैं। मुंबई शेयर बाज़ार ऐसा एशिया का सबसे कदीम शेयर बाज़ार है। ये जो BSB जो है, ये मुंबई का शेयर बाज़ार जो है एशिया का सबसे क्या है, कदीम यानी पुराना शेयर बाज़ार है। नेशनल शेयर बाज़ार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है और नेशनल शेयर बाज़ार जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार में चढ़ उतार समझने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी दो चीज़ होती है उसमें, चढ़ाव या उतार समझने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी इस तरह के दो इंडेक्स हैं। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, यानी उसके जो चढ़ाव उतार को एकदम सेंसिटिव रहता है, एक एक सेकंड में हर पल उसकी कीमत बढ़ती रहती है। इसके दो हरूफ, सेंसेक्स दो हरूफ से बना हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है, सेंसिटिव और इंडेक्स, यानी कि बहुत तेज़ी से घटने वाले और बढ़ने वाला नंबर। और निफ्टी जो अपने अल्फाज से यानी उसके वर्ड से ही पता चलता है कि ये NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस 50 कंपनियों का मजमुआ जो है ये निफ्टी है। ये जो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1 जनवरी 1986 में सेंसेक्स देने की इब्तिदा की। सबसे ज़्यादा सरमाया वाली 30 मशहूर कंपनियों के बाज़ार भाव में चढ़ उतार के मुताबिक सेंसेक्स तय किया जाता है। जो पूरे मुल्क की 30 सबसे बड़ी कंपनियां रहती हैं उसके चढ़ाव उतार को जो तय करता है वो BSE करता है, यानी कि सेंसेक्स करता है। और निफ्टी जो होता है ये 50 कंपनियों वाला होता है। इसमें 30 कंपनियां होती हैं जिसके शेयर्स के चढ़ाव उतार को बताया जाता है BSE में, और NSE में यानी निफ्टी में 50 कंपनियां ऐसी होती जिसके शेयर्स का चढ़ाव उतार उसमें बताया जाता है। कभी भी आप पेपर में या न्यूज़ में जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें दो शेयर्स के बारे में खबर दी जाती है कि आज शेयर बाज़ार में या शेयर मार्केट में सेंसेक्स इतने उछाल के साथ या इतने गिरावट के साथ बंद हुआ, या निफ्टी इतने उछाल और इतने गिरावट के साथ खुला और बंद हुआ, जो भी है वो बताया जाता है। न्यूज़ में यही रहता है कि कितने पर खुला था और कितने पर बंद हुआ, यानी कि कितना उस पर चढ़ाव आया या कितना उतार आया वो बताया जाता है। आइए हम अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं। हमको जो एक्सरसाइज में सवाल हल करना है उसमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अभी तक जो बताई गई है उसमें से कुछ चीज़ें अगर आप जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव का मुआवजा यहाँ पर कैसे किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ये आपको जानना ज़रूरी है। कभी भी सवाल में दिया जाएगा कि सवाल मार्केट वैल्यू ज़्यादा है या मार्केट वैल्यू कम है या बराबर है, तो नंबर 1 इस तरह से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा हुआ है तीर का, ऐसे यहाँ से शुरू किया जाएगा, यानी कि बाज़ार भाव अगर ज़्यादा रहेगा दर्शनी कीमत से, यानी कि जो दर्शनी कीमत यानी छपी हुई कीमत जो शुरू में तय की गई थी वो कीमत अगर कम है बाज़ार भाव से
तो शेयर जो है, शेयर इज़ एट प्रीमियम, यानी कि जायद कीमत पर है, यानी कि शेयर की कीमत बढ़ गई है। अगर बाज़ार भाव, ये आप समझ रहे हैं कि बाज़ार भाव अगर बढ़ गया है, ज़्यादा है दर्शनी कीमत से, इसका मतलब शेयर की कीमत बढ़ गई है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि बाज़ार भाव और दर्शनी कीमत सेम टू सेम हो, यानी कि शेयर्स हम कीमत पर है, शेयर इज़ एट पर, यानी कि एकदम सेम वैल्यू पर है, जो कीमत पर उसकी तय हुई थी वही कीमत पर आज बिक रहा है मार्केट वैल्यू पर। और तीसरी चीज़ जो होती है, ये अहम चीज़ होती है तीसरी और पहली, कि अगर बाज़ार भाव कम है दर्शनी कीमत से हो, तो यानी कि वो शेयर कम कीमत पर बिक रहा है, यानी कि उसमें गिरावट आ गई उसकी कीमत में, या तखफीफ कर दिया गया, उसकी कीमत पर तखफीफ कर दी गई है, या उसको कहा जाता है शेयर इज़ एट डिस्काउंट पर बिक रहा है। ये आपको जानना ज़रूरी है। जब किसी भी शेयर की कीमत तय की जाएगी, दर्शनी कीमत, फिर बाज़ारी कीमत वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसको आपको देखना रहेगा, या बराबर है, यानी कि शेयर जायद कीमत पर बिक रहा है जो छपी हुई कीमत थी, या उससे कम कीमत पर बिक रहा है, उस पर बिक रहा है, वो आपको देखना रहेगा। अब उसके बाद आपको ये चीज़ यहाँ पर पढ़ना है, कुल सरमायाकारी, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर जो पैसा लगाएगा तो उसकी कुल सरमायाकारी कितनी होगी, वो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा सवाल में। कुल सरमायाकारी कितना पैसा लगाया है, एक शेयर की कीमत, बाजार भाव और शेयर की तादाद को जरब कर लेंगे, शेयर्स की तादाद जरब शेयर का बाजार भाव, शेयर का बाजार भाव, यानी उस शेयर की बाजारी कीमत कितनी है, एक शेयर की, एक शेयर का लिख लेते हैं, एक शेयर का बाजार भाव, और जितने शेयर्स खरीदे गए हैं वो कितने शेयर खरीदे गए उसको जरब कर लिया जाएगा, तो हमको कितना पैसा लगाया गया है वो पता चल जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम करनी होगी कि कितना पैसा सरमायाकारी में लगाया गया है। उसके लिए आपको सवाल पढ़ करके कितने शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर की बाज़ार भाव कितना है, यानी मार्केट में वो कितने कीमत पर है आज, उसको जरब कर लेंगे तो उसने कुल कितना पैसा लगाया है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमको कैलकुलेट करनी रहेगी, शेयर्स पर वापसी की शरह, यानी कि कितनी शरह से हमको शेयर पर पैसा जो मिल रहा है वापस मिल रहा है, वो सबसे हमको मालूम करना रहेगा। तो इसका फार्मूला, दो फार्मूले, एक शेयर सरमायाकारी का और एक वापस मिलने वाली रकम की शरह, ये दूसरा वापस मिलने वाली रकम की शरह। ये आप जो जाब्ता पढ़े हैं 8वीं में या 6ठी 7वीं में, कि नफ़ा की शरह क्या होती है, जो नफ़ा होता है बटे कुल कीमत जरब 100 कर लेते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। मिलने वाला कुल डिविडेंड नुकसान भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है, यहाँ पर लिखेंगे मिलने वाला कुल डिविडेंड बटे कुल सरमायाकारी जरब 100। इस तरह से भी निकाला जा सकता है, कुल करके भी और एक करके भी निकाला जा सकता है। वापस मिलने वाली रकम की शरह जो है एक शेयर पर भी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा मिलने वाली, एक शेयर पर मिलने वाला डिविडेंड बटे एक शेयर की कीमत जरब 100। हमने क्या पढ़ा है कि नफ़ा की शरह कितनी होती है, नफ़ा बटे कुल कीमत, यानी कुल सरमायाकारी जरब 100।
वही जाब्ता है, थोड़ा सा इसमें बदल दिया गया है और अब इसको हमको इस्तेमाल करना है और सवाल हल करने रहेंगे।